हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम उपचयन या ऑक्सीकरण से स्टार्ट करेंगे। यह हमारा रासायनिक अभिक्रिया के चौथा लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं उपचयन से। पीछे का आपने पढ़ रखा होगा। पीछे हमने रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है, कैसे पहचानते हैं हम, और दैनिक जीवन में कैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसको कैसे पहचानते हैं हम, उसके बारे में हमने देखा था। तो अब चौथे लेक्चर में हम उपचयन या ऑक्सीकरण से स्टार्ट करते हैं। देखिए डिफिनेशन, उपचयन का डिफिनेशन देखिए। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे हम उपचयन कहते हैं। उपचयन के देखिए इंग्लिश में क्या है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर इसके नाम में दिया गया ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। नाम से ही याद रख लीजिएगा अच्छे से। ऑक्सीकरण देखिए इसका नाम क्या है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास अगर होता है तो उसे हम उपचयन कहते हैं। समझ में आ गया? डिफिनेशन समझ में आ गया? जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे हम उपचयन कहते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। सही है? देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, ऑक्सीजन का योग जिसमें होता है। क्योंकि ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो उससे भी हम उपचयन करते हैं। या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है तो उससे भी हम उपचयन करते हैं। तो पहला केस देखते हैं ऑक्सीजन का योग वाला, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। देखिए कॉपर का उपचयन। एक बेसिन में लगभग 1 ग्राम कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर वह काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है। एक बेसिन में हम अगर 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेते हैं और उसको गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो देखिए ऑक्सीजन का योग वाला एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख रहे हैं ना आप। देखिए कॉपर 1 ग्राम कॉपर को हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करते हैं, मतलब उष्मा देते हैं, उष्मा दे रहे हैं ना। 1 ग्राम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो इसमें देखिए पहले कॉपर अकेला था, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किए हम, ऑक्सीजन के साथ जैसे ही हम रिएक्शन किए तो क्या हो गया, कॉपर में मेरा ऑक्सीजन मिल गया। कॉपर में ऑक्सीजन मिल रहा है ना, देखिए ये ऑक्सीजन दिख रहा है ना, आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन मिल गया। तो इसको क्या कहते हैं हम, जब कोई पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम उपचयन कहते हैं। तो इसमें मेरा ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है ना, कॉपर में मेरा ऑक्सीजन आ गया, कॉपर में मेरा ऑक्सीजन आ गया तो इसी को हम कहते हैं ना उपचयन। तो यह अभिक्रिया कौन सा है, यह अभिक्रिया हमारा उपचयन अभिक्रिया है। सही है? ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा देखिए मैग्नीशियम का उपचयन। देखिए मैग्नीशियम के फीते को जब वायु में जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम, ये आप देख रहे हैं ना मैग्नीशियम फिगर में, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो पहले मैग्नीशियम अकेला था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जैसे ही किया, इसके मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया ना वृद्धि। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। और ऐसे ही एग्जाम्पल देखिए इतना सारा दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैंने दे रखा है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे 2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाना चाहिए,
क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा था, कॉपर ऑक्साइड बन गया, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया और इसमें मैग्नीशियम की वृद्धि हो गया। तो एक और इतना सारा एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमारा क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है ना, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन मिल रहा है तो कार्बन का उपचयन हो रहा है। और इसमें देखिए सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, तो सल्फर का इसमें क्या हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीजन हो रहा है, सल्फर का उपचयन हो रहा है, क्योंकि सल्फर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसमें इसमें हमारा ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो किसका उपचयन हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीजन उपचयन हो रहा है। जिसमें वृद्धि होगा ऑक्सीजन की उसका उपचयन होता है। ठीक है, पहले केस में कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा था तो कार्बन का उपचयन होगा, सल्फर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो सल्फर का उपचयन होगा। सोडियम में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, सोडियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इस केस में किसका उपचयन हो रहा है, इस केस में सोडियम का उपचयन हो रहा है। सोडियम का उपचयन कैसे हो रहा है, सोडियम का उपचयन इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। मतलब जिस तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन की ह्रास होगी तो उसे क्या कहते हैं, उसे उस तत्व का उपचयन कहते हैं, उसे उस तत्व का उपचयन कहते हैं। अगर सल्फर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो सल्फर का उपचयन होगा, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो कार्बन का उपचयन होगा, मैग्नीशियम में हो रहा है तो मैग्नीशियम का होगा उपचयन। और लास्ट केस देखिए, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, जब H2O2 से रिएक्शन कर रहा है तो H2O बन रहा है, तो हाइड्रोजन में मेरा ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो हाइड्रोजन में मेरा ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया ना, तो इसी को कहते हैं हम उपचयन अभिक्रिया। पहला केस तो हमने बता दिया ऑक्सीजन की वृद्धि वाला। अब उपचयन में दो केस होता है ना, एक ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और एक केस क्या होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि वाला केस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा केस कौन सा है, हाइड्रोजन का ह्रास वाला केस। दूसरा केस देखिए हाइड्रोजन का ह्रास वाला, दूसरा केस क्या है हमारा, हाइड्रोजन का ह्रास। तो देखिए दूसरे केस का पहला एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड का उपचयन। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड का उपचयन कैसे होता है। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो देखिए हाइड्रोजन में क्लोरीन ऐड हो गया। तो देखिए यहाँ पर मेरा दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर इस केस में मेरा दो हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पर अच्छे से दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर जो अभिकारक में हमारा हाइड्रोजन कितना है, अभिकारक में हमारा हाइड्रोजन दो है। जैसे ही यह क्लोरीन से रिएक्शन किया तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन ऐड हो गया और इसका यहाँ पर दो हाइड्रोजन था और यहाँ पर मेरा एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर मेरा एक ही हाइड्रोजन है। इसको मत देखिए, ये जो बाहर जो दो दिया हुआ है, ये जो बाहर दो दिया हुआ है उसको मत देखिए, क्योंकि वो तो अणु है। हमें हाइड्रो यहाँ देखना है, यहाँ नीचे पहले यहाँ पर दो था, अब यहाँ पर मेरा वन है। इसको दो हम इसलिए लिखे कि इसको बैलेंस करना जरूरी था, क्योंकि बैलेंस करना, हमें बैलेंस करके समीकरण को लिखना पसंद है ना, क्योंकि बैलेंस नहीं करेंगे तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो पालन नहीं होता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बैलेंस करना क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि वह द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करना जरूरी होता है। तो इस बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमको दो देना पड़ा, नहीं तो इसको अगर दो नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें देखना क्या है, यह हाइड्रोजन देखना है बस, ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन देखना है हमें, यह वाला देखना है हाइड्रोजन और यह वाला हाइड्रोजन। तो इसके हाइड्रोजन में दो परमाणु है और इसके हाइड्रोजन में एक ही परमाणु है। यहाँ पर एक ही है ना, तो पहले दो था अब एक हो गया, तो हमारा कितना हाइड्रोजन घट गया ना इसमें।
पहले 2 था, अब 1 हो गया, तो हाइड्रोजन हमारा घट गया, हाइड्रोजन का हमारा ह्रास हो गया। हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का ह्रास हमें उपचयन कहलाता है। ठीक है, सही है। हाइड्रोजन का ह्रास हो गया यहाँ पर, तो इससे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। HCl बन गया और सल्फर यहाँ निकल के यहाँ आ गया, तो इसमें 1 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है। हम इस टर्म का नहीं देखते हैं, हम बस यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अमोनिया का उपचयन। अमोनिया NH3 को कहते हैं, NH3। तो देखिए यहाँ पर देखिए NH3 जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो यहाँ नाइट्रोजन बनता है और वाटर बनता है, जल बनता है। तो देखिए यहाँ पर इस अभिकारक वाले केस में यह हमारा अभिकारक है, NH3 और O2 हमारा अभिकारक है। तीर के पहले वाला जो चीज़ें होती है उसको क्या कहते हैं? अभिकारक। और तीर के बाद जो होती है वो उत्पाद कहलाता है। तो अभिकारक वाले केस में मेरा हाइड्रोजन कितना है? 3 है। उत्पाद वाले केस में हमारा हाइड्रोजन कितना है? 2 ही है, यहाँ पर 2 है। लेकिन हमें किस में देखना है? इसमें देखना है ना, NH3 में देखना है। NH3 में हमारा हाइड्रोजन कितना? 3 है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया? इसमें हाइड्रोजन मेरा 0 है। इसमें मेरा हाइड्रोजन कितना? 0 है। तो 3 से घट के कितना हो गया हमारा? 3 से घट के हमारा हो गया 0। तो हाइड्रोजन का ह्रास हो गया, हाइड्रोजन का ह्रास हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यह पहले NH3 था, NH3 से हमारा N2 बन गया। तो यहाँ पर मेरा 3 हाइड्रोजन था पहले से, लेकिन अब N2 में कितना है? 0 हाइड्रोजन है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें नहीं देखना है, इसमें नहीं देखना है हमें। हमें देखना है किसमें से किसमें घट रहा है। हमारा NH3 से N2 में गया, बना। अगर इसमें देखना होगा, ऑक्सीजन में देखना होगा, ऑक्सीजन में अगर देखना होगा तब हम कहेंगे कि ऑक्सीजन में तो हमारा हाइड्रोजन ऐड हो गया। लेकिन हमें इसमें नहीं देखना है, हमें देखना है NH3, क्योंकि NH3 ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। तो NH3 ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो NH3 में हमारा हाइड्रोजन 3 था। लेकिन जब जैसे ही प्रोडक्ट बना तो हमारा हाइड्रोजन 0 है। इसमें 0 है तो क्या हुआ? हाइड्रोजन का ह्रास हो गया। हाइड्रोजन का ह्रास हो गया तो मतलब उसे क्या कहते हैं? उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। सही है, सही है। अगर ऑक्सीजन के हिसाब से बोलेगा ना, ऑक्सीजन में तो हमारा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन में तो हमारा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो इस रिएक्शन जो है ना, ये वाला रिएक्शन, यह रिएक्शन हमारा कहलाएगा अपचयन। वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम उपचयन देख रहे हैं ना। तो उपचयन केस में हम केवल इस उपचयन हो रहा है किसका? NH3 का उपचयन हो रहा है, और अपचयन हो रहा है किसका? O2 का। लेकिन अपचयन अभी नहीं पढ़ना है हमें, अभी हमें उपचयन के बारे में पढ़ना है। तो अभी उपचयन के बारे में देखते हैं। तो इसमें किसका उपचयन हो रहा है? इसमें हमारा अमोनिया का उपचयन हो रहा है, क्योंकि अमोनिया से NH3 से हमारा N2 बन रहा है। NH3 में हमारा हाइड्रोजन 3 था, N2 में हमारा हाइड्रोजन 0 है। तो अमोनिया में से हाइड्रोजन घट गया, अमोनिया में से हाइड्रोजन घट गया तो उसे हम उपचयन कहते हैं। किसका उपचयन? जिसमें से हाइड्रोजन घटेगा उसका उपचयन होता है। तो किसमें से हाइड्रोजन घट रहा है? अमोनिया में से। तो किसका उपचयन होगा? अमोनिया का। कंफर्म है? क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। अगर बोल दिया कि ऑक्सीजन का इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए अभी तो हम उपचयन पढ़ रहे हैं, लेकिन जनरल क्वेश्चन कहीं दे दिया, अब बोलेगा कि यह रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, तो आप क्या बताइएगा? तो आप बताइएगा कि यह रिएक्शन, इसमें तो अमोनिया का तो उपचयन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है ना, क्योंकि अमोनिया ऑक्सीजन में मेरा हाइड्रोजन ऐड भी हो रहा है। तो लेकिन जब यह जनरल तरीके से पूछेगा तब, मतलब कहीं से निकाल के पूछ दिया कि यह रिएक्शन कौन सा अभिक्रिया को दर्शाता है, तो उपचयन भी दिखा रहा है और अपचयन भी दिखा रहा है। अपचयन किसका दिखा रहा है? ऑक्सीजन का। उपचयन किसका दिखा रहा है? अमोनिया का। सही है। अभी उपचयन के बारे में समझाना था, इसलिए अभी उपचयन ही ज़्यादा समझा रहा हूँ, अपचयन आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए, अतः उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं।
अपचयन, अब देखिए अपचयन अभिक्रिया, अब देखिए अपचयन, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, बताया था ना अपचयन में उल्टा होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास, तब उसे हम अपचयन कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसमें भी दो केस आ गया, जैसे उपचयन में ऑक्सीजन का वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, दो केस था उसमें, इसमें भी दो केस है, हाइड्रोजन का वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास, जस्ट उल्टा हो गया इसमें। तो पहला केस देखते हैं हाइड्रोजन का योग गोला, अपचयन में हाइड्रोजन का योग गोला देखते हैं, हाइड्रोजन का योग गोला, देखिए हाइड्रोजन मेरा क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो HCl बना रहा है, हाइड्रोजन, रुक जाइए, ये देखिए हाइड्रोजन मेरा क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मेरा क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। अब देखिए इसमें मेरा हाइड्रोजन में, इसमें पहले अभिकारक की तरफ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ जो मेरा हाइड्रोजन है उसमें कितना हाइड्रोजन है, उसमें मेरा 2 हाइड्रोजन है। जब यह क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है तो इसमें कितना हाइड्रोजन है मेरा, इसमें मेरा हाइड्रोजन कितना है, 1 है। लेकिन इसमें हमको हाइड्रोजन का नहीं देखना है, हमें इसमें किसका उपचयन अपचयन हो रहा है, इसमें मेरा अपचयन हो रहा है क्लोरीन का, क्लोरीन का हाइड्रोजन का तो अपचयन नहीं हो रहा है इसमें, हाइड्रोजन का तो उपचयन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें, जब हाइड्रोजन पहले से 2 था, इसमें हाइड्रोजन मेरा 1 हो गया, तो हाइड्रोजन का तो उपचयन हो गया इसमें। अब इस एग्जाम्पल को देख के बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने पहले बताया था कि हाइड्रोजन का तो ह्रास होगा तो उपचयन अभिक्रिया होता है ना, मैंने बताया था कि हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उपचयन अभिक्रिया होता है, उसे कहते हैं। लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन ह्रास हो रहा है, तो यह अपचयन अभिक्रिया में क्यों आप एग्जाम्पल दे रहे हो, आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है तो इसको आप अपचयन अभिक्रिया में क्यों दे रहे हो। तो अपचयन हाइड्रोजन का नहीं हो रहा है, जैसे मैंने इसमें बताया था ना, इसमें इसमें इसका ऑक्सीजन का तो अपचयन हो रहा था, ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा था ना, फिर भी मैंने इसको उपचयन में दिया था एग्जाम्पल, क्यों, क्योंकि मुझे इसका दिखाना था, अमोनिया का, अमोनिया का इसमें उपचयन हो रहा है, तो अभी मेरे को उपचयन के बारे में बताना था तो मैंने उपचयन के बारे में बताया था, लेकिन अपचयन के बारे में बताना होगा तो मैं इस एग्जाम्पल को भी ले सकता हूँ अपचयन के बारे में बताने के लिए, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन में मेरा हाइड्रोजन यहाँ पर ही बढ़ रहा था। ठीक है, तो वैसे ही मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, जब हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो HCl बनता है। तो देखिए क्लोरीन यहाँ पर मेरा कितना है, 2 था, इसमें मेरा क्लोरीन कितना है, 1 है। तो इसमें देखिए क्लोरीन मेरा 2 था, इसमें क्लोरीन मेरा 1 है, तो इसमें मेरा क्लोरीन घट गया ना, क्लोरीन घट गया मेरा। तो बताओ सर, आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि सर इसमें तो क्लोरीन घट रहा है, तो क्लोरीन का घटने से क्या फायदा है हमें तो डिफिनेशन में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन का घटना होना चाहिए, हाइड्रोजन का बढ़ना चाहिए और ऑक्सीजन का घटना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा डिफिनेशन है दिया हुआ कि हाइड्रोजन का योग होना चाहिए और ऑक्सीजन का ह्रास होना चाहिए, तभी उसको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं, अब डिफिनेशन से ऐसा समझ सकते हो, लेकिन इसको हम ऐसे समझते हैं, क्लोरीन का यहाँ पर कितना है, क्लोरीन का यहाँ -2 है, -2 होता है ना, क्योंकि Cl2 है, Cl2 है तो एक क्लोरीन का -1 होता है, तो 2 क्लोरीन का -2 होता है ना, और इस तरफ क्लोरीन का कितना हो गया, इस तरफ क्लोरीन का -1 हो गया, इस तरफ क्लोरीन का -1 हो गया, क्योंकि क्लोरीन का एक संयोजकता होता है, तो एक संयोजकता होता है तो -1, हाइड्रोजन का एक +1 होता है, एक +1 होता है, एक +1 होता है। ठीक है, तो देखिए माइनस हमें क्या दिखाता है, माइनस हमें दिखाता है, माइनस हमें क्या दिखाता है, माइनस हमें दिखाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन हमें क्या दिखाता है, हाइड्रोजन हमें प्लस दिखाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का +1 होता है और क्लोरीन का -1 है,
तो इसमें देखिए -2 है और इसमें -1 है, तो इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि हुआ कि नहीं हुआ, देखिए इसको अच्छे से समझते हैं। यहां पर मेरा +2 है, यहां पर मेरा +1 है, मान लीजिए +1 होता है हाइड्रोजन का ना, लेकिन 2 है तो +2 हो जाएगा। देखिए यहां पर क्लोरीन का -2 था, लेकिन जैसे ही हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं, हाइड्रोजन का +1 जैसे ही इसमें मिला, जैसे ही इसमें +1 हाइड्रोजन का मिला, तो यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया? क्लोरीन यहाँ पर -1 हो गया, क्लोरीन यहाँ पर -1 हो गया, मतलब इसमें इसमें एक +1 मैंने ऐड कर दिया। किसका वाला? ये हाइड्रोजन वाला +1 एक ऐड हो गया। तो देखिए -2 था, +1 एक हाइड्रोजन का एक ऐड हो गया, मतलब कहने का मतलब कुछ है, हाइड्रोजन का योग हो गया, हाइड्रोजन का योग हुआ ना, तभी ना यहाँ -2 था, यहाँ पर -1 हो गया। तो -2 से -1 होना मतलब आपको लग रहा है कि सर यहाँ तो क्लोरीन घट रहा है, क्लोरीन घट नहीं रहा है। क्लोरीन का जो क्लोरीन में मेरा जो हाइड्रोजन जो है ना ऐड हो रहा है, इसीलिए इसका जो माइनस है ना वो घट गया, यहाँ पर -1 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का +1 होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 ऐड हो गया, इसमें -2 था, इसमें -1 हो गया। तो -1 होने का मतलब क्या है? -1 होने का मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन का योग हो गया, हाइड्रोजन का योग हो गया, इसलिए वह -1 हो गया, क्योंकि पहले -2 था, अब -1 हो गया। तो इसका कहने का मतलब क्या है? उसमें हाइड्रोजन का योग हो गया। हाइड्रोजन का योग होना मतलब अपचयन अभिक्रिया। तो किसका अपचयन हो रहा है? इसमें क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, क्लोरीन का इसमें क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो समझ में आ गया ना? तो इसलिए इसको हम अपचयन अभिक्रिया करते हैं। इसको अगर समझ में नहीं आया, मैं समझ सकता हूँ, पहली बार में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। इसको आप यहाँ पर अच्छे से क्लियर से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह जो है ना अपर क्लासेज में अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि अभी अभी बस इसको जस्ट याद करने के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि इसको अपर क्लासेज में अच्छे से समझाया जाता है। बहुत ज़्यादा केस होता है, यहाँ -2 होता है, +1 होता है, तो अभी 10th के लेवल पर ये समझना बहुत मुश्किल होगा, सर यहाँ -2 हो गया, ये +1 आप कर दिए कैसे, यहाँ -1 कैसे आ गया, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ अब अपर क्लासेज में 11th 12th में जाइएगा ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब संयोजकता पढ़ना होगा, यहाँ किसका -1 होता है, किसका +1 होता है, किसका +3 होता है, किसका -1 होता है, वो सब आप अपर क्लासेज में जाओगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि यहाँ जो क्लोरीन है, क्लोरीन का -1 होता है, क्योंकि संयोजकता उसका 1 होता है, और क्लोरीन एक अधातु होता है। देखिए क्लोरीन एक अधातु है, क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में एक या इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या होता है? -1 होगा। देने वाला होता है वो +1 होता है, लेने वाला -1 होता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होती है, तो 8 पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो -1 होगा। लेकिन यहाँ 2 क्लोरीन है तो -2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ -2 है, इस तरफ मेरा -2 है क्लोरीन का, और इस तरफ मेरा -1 है क्लोरीन का, तो -2 से -1 होना, एक एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया तभी ना एक -1 हो गया। अब सर हाइड्रोजन ऐड कैसे हुआ? हाइड्रोजन यहाँ रिएक्शन कर रहा है इससे, तो हाइड्रोजन इसमें एक ऐड हुआ ना, तब यहाँ -1 हो गया। और हाइड्रोजन का +1 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है, तभी ना -2 +1 करके -1 हो गया मेरा, -2 +1 करके मेरा -1 हो गया। तो कहने का मतलब कुछ ही है कि इसमें हाइड्रोजन का योग हो गया, इसमें क्लोरीन में हाइड्रोजन का योग हो गया, इसीलिए इसका अपचयन हो गया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरीन का अपचयन। क्लियर है? ठीक है। मुझे पता अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इसको पहली बार में अच्छे से समझ में नहीं आता है। इसको बार बार देखिएगा ना, 1-2 बार पॉज करके खुद से कर करके देखिएगा, वीडियो को बैक करके देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैं हूँ ना, आगे आगे का एग्जाम्पल अच्छे से दिखता हूँ। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, देखिए इस अभिक्रिया में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का योग होता है, इसलिए यह अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन आयोडीन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है।
हाइड्रोजन आयोडीन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। इस अभिक्रिया में तो क्लियर कट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट दिया होगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मेरा आयोडीन से रिएक्शन कर रहा है, तो आयोडीन में मेरा यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो गया। यहाँ तो इसमें तो इस एग्जाम्पल में तो क्लियर दिया हुआ कि हाइड्रोजन का योग हो गया। तो हाइड्रोजन का योग किस में हो रहा है? आयोडीन में। तो किसका अपचयन हो रहा है? आयोडीन का अपचयन हो रहा है। क्लियर है? इसमें तो बताने के लिए कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि आयोडीन में सीधा सीधा दिख रहा है कि आयोडीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया, मतलब योग हो गया, तो HI बन गया। HI में आयोडीन हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन का योग हो गया। हाइड्रोजन का योग हो गया मतलब किसका अपचयन हो गया? जिसमें हाइड्रोजन का योग होगा उसका अपचयन हो गया। मतलब आयोडीन में हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, मतलब आयोडीन का अपचयन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और ये सारे एग्जांपल देखिए इन सब में। इसमें देखिए H2O2 से रिएक्शन करके H2O2 से रिएक्शन करके दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा है। देखिए H2O2 से रिएक्शन करके मेरा H2O बना रहा है, H2O बना रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन में मेरा हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया ना ऑक्सीजन में मेरा हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन का अपचयन हो गया, ऑक्सीजन का अपचयन हो गया। दूसरा केस देखिए, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो NH3 बनता है, तो नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो अमोनिया बन गया, तो इसमें किसका अपचयन हो रहा है? नाइट्रोजन का अपचयन हो गया। तीसरा केस देखिए, आयोडीन जब H2S से रिएक्शन करता है तो HI और HS बनता है, तो किसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है? HI में, मतलब आयोडीन में। ये थर्ड केस देख रहे हैं ना, इसमें HI में मेरा आयोडीन है, मतलब आयोडीन में मेरा हाइड्रोजन ऐड हो गया। इसमें आयोडीन में, अरे इसमें देखिए आयोडीन में मेरा हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो किसका अपचयन हो रहा है? आयोडीन का अपचयन हो रहा है। सल्फर का अपचयन क्यों नहीं कहेंगे हम? क्योंकि सल्फर में मेरा हाइड्रोजन पहले से था, अब सल्फर में मेरा हाइड्रोजन घट गया, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सर H2S में से हमारा हाइड्रोजन घट के सल्फर बना दिया। मतलब इसको हम, ये जो दिख रहा है ना, अरे ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला H2S में से हाइड्रोजन घट के सल्फर बन गया। तो आपको समझ में आया ये वाला कि इसमें हाइड्रोजन का जो है ह्रास हो गया। तो मैं पूछूंगा कि इसमें अपचयन किसका हो रहा है, उपचयन किसका हो रहा है? इसमें उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, लेकिन अभी मैं पढ़ा रहा हूँ अपचयन के बारे में, तो बस अपचयन बता रहा हूँ। लेकिन जब अपचयन उपचयन दोनों एग्जाम में पूछता है कि इस रिएक्शन में किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है, अगर पूछेगा तो आपको देख के समझना चाहिए कि आयोडीन में मेरा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। देखिए यहाँ पर इसमें आयोडीन में मेरा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो आयोडीन का अपचयन हो रहा है, और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से मेरा सल्फर हो गया। मतलब इसमें हाइड्रोजन था, लेकिन सल्फर इस तरफ मेरा हाइड्रोजन नहीं है, तो H2S का क्या हो गया? H2S का हमारा उपचयन हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का ह्रास हो गया ना। हाइड्रोजन सल्फाइड से मेरा हाइड्रोजन का ह्रास हो गया, तो H2S का क्या हुआ? H2S का उपचयन हो गया। और आयोडीन में मेरा हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो आयोडीन में जब हाइड्रोजन ऐड होगा, हाइड्रोजन का योग मतलब अपचयन, हाइड्रोजन का ह्रास मतलब उपचयन, तो आयोडीन का अपचयन हो गया, और H2S में से मेरा हाइड्रोजन हट गया, तो H2S का उपचयन हो गया। ठीक है, इस केस में H2S का उपचयन भी हो रहा है और आयोडीन का अपचयन भी हो रहा है। ठीक है, मैंने बता दिया। ठीक है, आगे भी अच्छे से, यहाँ तक क्लियर है ना? देखिए अब दूसरा केस, अपचयन में दो केस होता है, हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन का ह्रास। हाइड्रोजन का योग वाला मैंने पढ़ा देख लिया आपने, अभी देखा ना। अब देखिए ऑक्सीजन का योग बोला, सॉरी ऑक्सीजन का ह्रास होला, ऑक्सीजन का ह्रास होला। देखिए अब
चलिए ठीक है, देखिए जब गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो लाल भूरे रंग का कॉपर धातु तथा जल प्राप्त होता है। देखिए कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं ना तो कॉपर और H2O बनता है। तो इसमें देखिए इस एग्जाम्पल में पहले कॉपर ऑक्साइड था, मतलब कॉपर में मेरा ऑक्सीजन था पहले से, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो मेरा क्या बन गया, इस तरफ मेरा केवल कॉपर है। तो इसमें से इसमें जाने में हमारा ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, क्योंकि पहले कॉपर ऑक्साइड में मेरा ऑक्सीजन था, लेकिन जैसे ही उत्पाद में कॉपर बना तो इसमें से मेरा ऑक्सीजन घट गया, ऑक्सीजन की ह्रास हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ। किसका अपचयन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, सही है। आगे देखिए, एक और देखिए एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्शन करता है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन पहले से है, लेकिन जैसे ही कार्बन से रिएक्शन करता है तो जिंक बन जाता है। कार्बन से रिएक्शन जैसे ही करता है तो जिंक बनता है। तो पहले इसमें ऑक्सीजन था, लेकिन अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है। जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, लेकिन अब जैसे ही जिंक बना इसका ऑक्सीजन घट गया। ऑक्सीजन घट गया मतलब उसका अपचयन हो गया। किसका अपचयन हो गया, जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया। सही है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जब H2S से रिएक्शन करता है हाइड्रोजन सल्फाइड से तो वो जल बनता है और सल्फर बनता है। ये वाला देख रहे हैं ना आप, ये वाला। इसमें देखिए सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन मेरा पहले से है, लेकिन इस तरफ जो सल्फर बनता है तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसमें 2 ऑक्सीजन था, इस तरफ 0 ऑक्सीजन है ना। सल्फर में 0 ऑक्सीजन है, तो किसका, इसका अपचयन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड का अपचयन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, सही है। देखिए अब आगे देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो सेम वही केस, मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया तो मैग्नीशियम बन गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। मतलब अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग होता है तथा अथवा ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अपचयन उपचयन देख लिए हमने। अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम उपचायक मतलब ऑक्सीकारक एवं अपचायक मतलब अकारक, ऑक्सीडाइजिंग एवं रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एवं रिड्यूसिंग एजेंट। पहला देखिए उपचायक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण उपचयन की क्रिया होती है। नाम से ही समझ में आ रहा है। उपचायक मतलब जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है, अपचायक मतलब जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है। क्लियर है। जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है उसे उपचायक कहते हैं, जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है उसे हम अपचायक कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जब ऐड करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसमें उपचयन किसका हो रहा है, इसमें उपचयन हो रहा है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का इसमें उपचयन हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, डिफिनेशन क्या करता है, जिनके कारण उपचयन की क्रिया होती है। तो उपचयन की क्रिया किसके कारण हो रही है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो मैग्नीशियम का तो उपचयन हो गया, लेकिन किसके कारण हो रहा है, किसके कारण उपचयन की क्रिया हो रही है, बच गया कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण हमारा उपचयन की क्रिया हो रही है ना, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि होती ही नहीं होती ना। क्लियर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, दिख रहा है ना क्लियर। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तभी ना मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है। तो किसके कारण उपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन की वजह से उपचयन हो रहा है तो ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन मेरा उपचायक हो गया। क्लियर है। मतलब जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है उसे हम उपचायक कहते हैं। ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है,
मैग्नीशियम का उपचयन, क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है, लेकिन किसके कारण हो रहा है? ऑक्सीजन के कारण। तो ऑक्सीजन को क्या कहते हैं हम? ऑक्सीजन को हम उपचायक कहेंगे। ठीक है, सही है, क्लियर है। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर वही दिया हुआ है, यहाँ मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है, यह भी स्पष्ट है कि मैग्नीशियम का उपचयन ऑक्सीजन के कारण हो रहा है। यदि ऑक्सीजन नहीं रहता तो मैग्नीशियम का उपचयन नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन उपचायक है। ठीक है, और देखिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी अधातु होते हैं ना वो सारे के सारे क्या होते हैं? उपचायक होते हैं। 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछता है यह कि, रुकिए थोड़ा सा, हाँ देखिए, जितने भी अधातु होते हैं वो उपचायक होते हैं। 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछता है कि और सभी धातु में कैसे कौन क्या होती है? अपचायक की उपचायक? सभी धातु अपचायक होती है या उपचायक होती है? तो ऑप्शन में दे देगा, अगर 3 धातु दे देगा, 1 अधातु दे देगा, तो उनमें से बोलेगा कि उपचायक कौन है इसमें से, तो क्लियर कट पता चल गया, जो अधातु रहेगा वह उपचायक होगा। क्लियर कट आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या, कि जो अधातु है मतलब वह उपचायक है। याद हो जाएगा ना, याद रहना चाहिए आपको, जितने भी सारे के सारे जो अधातु होते हैं वह उपचायक होते हैं। बट एक केस है जो कार्बन है। कार्बन एक चीज है जो अपवाद में है, जो उपचायक नहीं होता है। यह भी एक पूछता है कि इनमें से कौन है जो कौन सा धातु है जो उपचायक नहीं है? इनमें से कौन सा अधातु है जो उपचायक नहीं है? ऑप्शन दे देगा, क्लोरीन दे देगा, आयोडीन दे देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे देगा और एक कार्बन दे देगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन एक अधातु है लेकिन वह उपचायक नहीं होता है। क्लियर है? देखिए, और ये सब देखिए, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, जेलिन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये सारे के सारे उपचायक है। हमने देखा ना यहाँ पर सबने देखा, यहाँ पर देखा एग्जाम्पल में सब चीज, मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अपचायक। अपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अपचयन की क्रिया होती है। सेम चीज है, अपचायक की जिसके कारण अपचयन की क्रिया होगा उसको हम अपचायक कहेंगे। और अपचायक कौन सा है? देखिए एग्जाम्पल में, कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो कॉपर और जल बनता है। तो इसमें किसका अपचयन हो रहा है? इसमें किसका अपचयन हो रहा है? इसमें अपचयन की क्रिया होती है। तो देखिए, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हाइड्रोजन के कारण हो रहा है ना, यहाँ कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर जा रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है हाइड्रोजन के कारण, हो रहा है ना, तो इसलिए हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन मेरा अपचायक हो गया। समझ, यहाँ क्लियर समझ में आ गया? कॉपर ऑक्साइड था पहले से, इसमें मेरा हाइड्रोजन जैसी रिएक्शन किया तो कॉपर बन गया और वाटर बन गया। तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है। हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है, तो हाइड्रोजन क्या हो गया मेरा? हाइड्रोजन हमारा अपचायक होता है। क्लियर है? क्लियर है? डिफिनेशन से समझते हैं। अपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अपचयन की क्रिया होती है। तो अपचयन की क्रिया हो रही है ना, कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हाइड्रोजन के कारण हो रहा है, तो हाइड्रोजन के कारण कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, तो हाइड्रोजन क्या हो गया मेरा? हाइड्रोजन मेरा अपचायक हो गया। ठीक है ना? पीछे भी हमने बताया था कि जिसके कारण होता है वो मेरा, इसमें इसमें ऑक्सीजन की वजह से हमारा उपचयन हो रहा था तो उपचायक हो गया। इसमें मेरा हाइड्रोजन के कारण मेरा अपचयन हो रहा है, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? अपचायक हो गया। क्लियर है? आगे देखिए, कार्बन
सोडियम, मैग्नीशियम, H2S, HCl इत्यादि अपचायक है। मतलब धातुएं जो होती है ना अपचायक होते हैं। अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था, अधातु जो होते हैं उपचायक होते हैं, और धातु क्या होते हैं, धातु जो होते हैं अपचायक होते हैं। ये सारे के सारे देख रहे हैं ना, अपचायक होते हैं। ये सब याद कर लीजिएगा ये सारे। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है तो दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। एक अभिकारक मैंने बताया था कि मैंने एग्जांपल लिया था जब उपचयन वाला में या अपचयन वाला में, तो कोई मैंने जब समझा रहा, देखिए इसमें मैंने बताया था कि कॉपर ऑक्साइड से मेरा कॉपर बन रहा है, तो और हाइड्रोजन से H2O बन रहा था। तो इसमें मेरा कॉपर ऑक्साइड से मेरा ऑक्सीजन हट रहा था, और हाइड्रोजन से मेरा ऑक्सीजन ऐड हो रहा था। तो हाँ देखिए, कॉपर ऑक्साइड से मेरा ऑक्सीजन हट रहा था, तो कॉपर ऑक्साइड का मेरा अपचयन हो रहा था, और हाइड्रोजन में मेरा ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मेरा ऐड हो रहा है। इस तरफ मेरा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जैसे ही इधर आया ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ऑक्सीजन ऐड हो गया मतलब यह हो गया उपचयन, और यह हो गया अपचयन। तो वही बोल रहा था कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है तो दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। तो कुछ पदार्थ उपचायक है एवं कुछ अपचायक दोनों जैसा कार्य करता है। तो जैसे कोई ऐसे पदार्थ है ना जो उपचायक एवं अपचायक दोनों जैसे काम करता है। और ये देखिए एग्जाम्पल क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाई ऑक्सीजन डाइऑक्साइड, अन ऑक्सीजन ट्राइऑक्साइड और HNO2। ये चार जो है ना, ये चार कौन से उपचायक एवं अपचायक दोनों की तरह काम करता है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, याद कर लीजिएगा ये चार जो है ना याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो 10th में है ना, 10th में आपको याद ही करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अपर क्लास में जाओगे ना तो आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है। वहाँ पर आपको एक रूल होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, वहाँ पर आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि किसका अति हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, किसका अति। इसमें यहाँ पर आपको याद कर लेना 10वां में, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। बस आपको बस ऑब्जेक्टिव आएगा, देखते ही आपको टिक मारना है, सही है कि गलत है। और इसमें तो क्लियर ही है कि धातु है तो धातु तो मतलब अपचायक होगा, और अधातु है तो उपचायक होगा। यहाँ बस याद कर लेना है। अपर क्लासेज में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अधातु और धातु ये सब केस नहीं होता। वहाँ पर प्लस माइनस से हम देखते हैं, प्लस से घट के माइनस हो गया, +4 से +3 हो गया तो वो अपचयन हो गया, +4 से +5 हो गया तो वो उपचयन हो गया। ऐसे होता है, बस ऐसे देखते हैं। यहाँ पर 10th में आपको बस याद कर लेना कि धातुएं ऐसी होती है, अधातुएं ऐसी होती है। आगे देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन एवं अपचयन दोनों अगर जिसमें हो रहा है तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रेड प्लस ऑक्स क्या होता है, रेडॉक्स। इसका ऑक्स, इसका रेड, दोनों मिला के क्या हो गया, रेडॉक्स। जिसमें उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? उपचयन अपचयन दोनों मिला के हम रेडॉक्स बनाते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को अपोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स को हम अपोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है। मैंने बताया था कि कोई एग्जाम्पल ऐसा था जिसमें उपचयन भी हो रहा था, अपचयन भी हो रहा था, लेकिन उस टाइम पे मैंने अभी नहीं क्लियर बताया था इसलिए कि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अब सही टाइम है बताने का, क्योंकि रेडॉक्स में अपचयन एवं उपचयन दोनों होता है। तो इस एग्जाम्पल में देखिए, इस एग्जाम्पल में पीछे पहले भी ये एग्जाम्पल आपने देखा था, लेकिन मैंने जिसमें उपचयन पढ़ना था उपचयन के बारे में बताया था, और अपचयन के केस में अपचयन के बारे में बताया था। लेकिन यह केस ऐसा है, यह रेडॉक्स केस है। रेडॉक्स का केस में उपचयन एवं अपचयन दोनों होता है। तो इसमें मैं दोनों बताता हूँ। देखिए, कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर बन रहा है और जल बन रहा है। तो इस केस में देखिए, कॉपर ऑक्साइड से मेरा ऑक्सीजन हट के कॉपर बन गया, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया। कॉपर ऑक्साइड से मेरा ऑक्सीजन हट के कॉपर बन गया,
तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में मेरा ऑक्सीजन ऐड हो गया। यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में मेरा ऑक्सीजन ऐड हो गया। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन में मेरा ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना में मतलब क्या कराता है, ऑक्सीजन का ऐड होना उपचयन, ऑक्सीजन का घटना, इसमें ऑक्सीजन घट रहा है तो अपचयन हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उपचयन हो रहा है। तो जब अपचयन और उपचयन दोनों होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब अपोपचय अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब अपोपचय अभिक्रिया। सही है, क्लियर है। देखिए कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है तो अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ऑक्साइड बन रहा है तो उपचयन होगा। उपर्युक्त अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए क्रिया अपचयन हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए क्रिया उपचयन हुआ। यहाँ कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो रहा है और हाइड्रोजन जल में उपचयित हो रहा है। अतः इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड उपचायक है और हाइड्रोजन अपचायक है। उपचयित पदार्थ हाइड्रोजन है और अपचयित पदार्थ कॉपर ऑक्साइड है। इसको अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। देखिए कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है हाइड्रोजन की वजह से। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, अपचायक। देखिए क्लियर, एक एक चीज अगर पॉइंट टू पॉइंट समझते जाइएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। पहले मैंने बताया था उपचयन, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास। अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन का वृद्धि, हाइड्रोजन का वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास। और देखिए उपचायक किसे कहते हैं, उपचायक जिसके कारण उपचयन की अभिक्रिया होती है। उपचायक किसे कहते हैं, जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है। और अपचायक किसे कहते हैं, जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है। तो इसमें अपचयन हो रहा है, किसके वजह से, हाइड्रोजन की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन ही ना इससे रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन की वजह से अपचयन हो रहा है। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, मेरा अपचायक हो गया। और इसमें मेरा उपचयन हो रहा है, ऊपर वाले केस में किसके वजह से हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है, क्योंकि यही ना रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। जो रिएक्शन करता है जिसके साथ तो वही होता है उसका उपचायक। तो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन, तो यह हो गया उपचायक और यह हो गया अपचायक। और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। तो एक चीज़ याद कर लीजिएगा अच्छे से, अगर दिमाग नहीं लगाना है तो अच्छे से एक चीज़ याद कर लीजिएगा, जिसका अपचयन होता है ना वह उपचायक होता है, जिसका उपचयन होता है वह अपचायक होता है। क्लियर है। जिसका अपचयन होता है, देखिए पहला केस, जिसका अपचयन होगा वह उपचायक होता है, जिसका उपचयन हो रहा है वह अपचायक होगा। उपचयन का अपचायक, अपचयन का उपचायक। पता है मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कन्फ्यूजन होता है पहली बार पढ़ने में, लेकिन धीरे धीरे अगर लाइन बाय लाइन अगर बुक पढ़िएगा, नोट्स पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली बार में थोड़ा प्रॉब्लम होता है समझने में कि अपचयन, उपचयन, उपचायक, अपचायक कैसे कैसे क्लियर नहीं हो रहा है अच्छे से। तो एक चीज़ मैंने बताया ना, इसको याद कर लीजिए, आपको मतलब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जिसका अपचयन हो रहा है उसे उपचायक कहते हैं, जिसका उपचयन हो रहा है उसे हम अपचायक कहते हैं। 10वां के लिए बस इतना काफ़ी है। हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है तो इसे हम यह मेरा क्या हो गया, यह मेरा अपचायक हो गया। किसके लिए, इसके लिए। और कॉपर ऑक्साइड का मेरा अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया तो यह क्या हो गया, उपचायक। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए यह उपचायक का काम कर रहा है और कॉपर ऑक्साइड उपचायक का काम कर रहा है और हाइड्रोजन जो है मेरा उपचायक का काम कर रहा है। ठीक है, सॉरी अपचायक का काम कर रहा है, गलती मेरे से भी कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, एक बार और अच्छे से बता दूं क्या इसको, क्लियर नहीं हुआ हो तो।
देखिए कॉपर ऑक्साइड से मेरा ऑक्सीजन हट रहा है तो मेरा कॉपर बन रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का मेरा अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का मेरा अपचयन हो रहा है। अब देखिए ऊपर वाला केस में हाइड्रोजन में मेरा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है किसके वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, इसके वजह से अपचयन हो रहा है। तो जिसके जिसके वजह से अपचयन होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम अपचायक कहते हैं। यहाँ क्लियर है। अब देखिए हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है ऊपर, किसके वजह से हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है, क्योंकि यही रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो यही रिएक्शन कर रहा है, तो यह क्या हो गया, जिसके वजह से उपचयन की क्रिया होती है उसे हम उपचायक कहते हैं। तो इसके वजह से हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है तो इसको हम उपचायक कहेंगे, और इसके वजह से कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है तो इसे हम अपचायक कहते हैं। बस क्लियर है, क्लियर है, बस इतना काफ़ी है। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, जो पदार्थ उपचयित होता है वह अपचायक होता है, और जो पदार्थ अपचयित होता है वह उपचायक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपचयन की अभिक्रिया के लिए उपचायक का और अपचयन की अभिक्रिया के लिए अपचायक का रहना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जांपल इसमें देख लीजिए, जिंक ऑक्साइड में से, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्शन करता है तो जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया तो इसका अपचयन हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, देखिए इस तरफ कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीजन का संयोग हो गया, मतलब उपचयन हो गया। अब देखिए वही केस फिर से आ गया, इसमें उपचायक कौन सा है, अपचायक कौन सा है। अब आपको आपके मन से आवाज आना चाहिए कि कौन अपचायक है कौन उपचायक है। देखिए क्योंकि इसका अपचयन हो रहा है किसके कारण, कार्बन के कारण, क्योंकि कार्बन इसके से रिएक्शन कर रहा है। जेडेनो का अपचयन हो रहा है किसके वजह से, कार्बन की वजह से। क्यों, क्योंकि कार्बन इससे रिएक्शन कर रहा है तभी ना इसका अपचयन हो रहा है, तो कार्बन क्या हो गया, मेरा अपचायक हो गया। क्यों, क्योंकि इसके वजह से इसका अपचयन हो रहा है, तो जिसके वजह से जिसका अपचयन होता है उसे हम अपचायक कहते हैं। अब देखिए कार्बन का उपचयन हो रहा है किसके वजह से, जेरेनो की वजह से। क्यों, क्योंकि कार्बन से रिएक्शन कौन कर रहा है, जेरेनो कर रहा है, तभी ना इस कार्बन का उपचयन हो रहा है। कार्बन से जेरेनो जेरेनो रिएक्शन कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, तभी ना कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो कार्बन का उपचयन जेरेनो की वजह से हो रहा है, तो यह क्या हो गया, उपचायक हो गया, और यह क्या हो गया, अपचायक हो गया। और अपचयन किसका हो रहा है, जेरेनो का, और उपचयन किसका हो रहा है, कार्बन का। उपचयन अपचयन अपचायक उपचायक, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। इसमें देख लीजिए एक बार और अच्छे से, दो एग्जाम्पल में अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन ठीक है एक बार और बताता हूँ। सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है सोडियम ऑक्साइड बनता है। इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, सोडियम में ऑक्सीजन जब ऐड हो रहा है तो सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पर सोडियम कितना था, यहाँ पर सोडियम मेरा +1 था, +1 है। यहाँ पर सोडियम मेरा कितना हो गया, यहाँ पर सोडियम मेरा +2 हो गया। सोडियम सोडियम +1 ऑक्सीजन, देखिए तो सोडियम का यहाँ उपचयन हो रहा है, क्यों, क्योंकि सोडियम में मेरा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना। यहाँ सोडियम, यहाँ पर सोडियम में मेरा ऑक्सीजन ऐड हो गया, क्योंकि सोडियम यहाँ सिंगल है, यहाँ पर सोडियम के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो सोडियम का मेरा उपचयन हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर अपचयन, मैंने बताया था कि दो, एक एग्जाम्पल में हम अपचयन उपचयन दोनों होता है, लेकिन पहले मैंने नहीं बताया था कि, पहले मैं समझा रहा था उपचयन के बारे में, फिर उसके बाद अपचयन के बारे में, लेकिन रेडॉक्स के बारे में समझाना हो तो फिर दोनों दोनों अच्छे से समझना चाहिए। यह अभिक्रिया रेडॉक्स है, क्यों, क्योंकि सोडियम में मेरा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सोडियम ऑक्साइड बन गया, तो सोडियम का उपचयन हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन O2 है और यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन सिंगल है ना, सिंगल। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ऑक्सीजन के खुद से खुद का ह्रास हो गया कि नहीं हो गया। पहले मेरा ऑक्सीजन 2 था इस तरफ मेरा ऑक्सीजन 1 हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो ऑक्सीजन का अपचयन हो गया। जिसमें ह्रास होता है, मतलब जिसका ह्रास होता है उसी को ना हम कहते हैं वो चीज़। तो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है किस में से, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन को हम अपचयन कहेंगे। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है।
और सोडियम में मेरा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। सोडियम का क्या हो रहा है? सोडियम का उपचयन हो रहा है। ठीक है, अपचयन उपचयन यहाँ इस एग्जाम्पल में समझ में आ गया ना, क्यों कैसे हो रहा है। देखिए फिर से, सोडियम में मेरा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। सोडियम में मेरा ऑक्सीजन ऐड हो गया तो सोडियम का उपचयन हो गया। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर O2 था, 2 था, और यहाँ पर ऑक्सीजन मेरा 1 है, तो ऑक्सीजन का तो घट गया ना इसमें, ऑक्सीजन इसमें से घट गया ना, इसमें से ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ऑक्सीजन में से ही ऑक्सीजन घट गया, ऑक्सीजन में से ही ऑक्सीजन घट गया, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? अपचयन हो गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कराता है ना। तो यह जो रिएक्शन है, यह जो है अपचयन है, और यह कौन सा है? उपचयन है। अब देखिए अपचायक और उपचायक कौन सा है। अगर अपचयन उपचयन समझ में आ गया हो तो अपचायक उपचायक आपको खुद से बताना चाहिए। देखिए उपचयन हो रहा कि सोडियम का उपचयन हो रहा है किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है। तो ऑक्सीजन क्या हो गया मेरा? उपचायक। अब देखिए ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है ना इधर, किसकी वजह से? सोडियम की वजह से, क्योंकि सोडियम रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। सोडियम क्या हो गया मेरा? अपचायक हो गया। बस यहाँ क्लियर है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, धातु का योग अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इस अभिक्रिया में सोडियम उपचयित होता है और ऑक्सीजन अपचयित होता है। यहाँ सोडियम अपचायक है और ऑक्सीजन उपचायक है। ठीक है, क्लियर है। धातु का योग अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए धातु मतलब ऑक्सीजन में सोडियम ऐड हो रहा है तो अपचयन हो रहा है ना, तो अपचयन अभिक्रिया भी है, इसको कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, इसको अगले लेक्चर से देखेंगे क्या? देखिए दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, पहला क्या? संक्षारण। यह अब यहाँ पर सब थ्योरी पार्ट है, इसको ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है, बस थोड़ा एग्जाम से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। तो देखिए संक्षारण मतलब कोरोजन। संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करते हैं। अवांछनीय पदार्थ मतलब क्या? जो जिसे हम चाहते नहीं हैं वैसी चीज़ें हमारे धातुएं पर आके जम जाती है। वैसे चीज़ें जो हमारी धातुएं पर आकर जम जाती है जिसे हम चाहते नहीं हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। मतलब वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्ल से, किसे? वायु, हवा से, या नमी स्थिति पर क्या होती है? नमी स्थिति में वो खराब हो जाती है ना कोई चीज़ें, या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। धातुओं को खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी चमचमाती धात्विक सतह पर सामान्यतया एक धुंधली परत जम जाती है। जैसे लोहे की वस्तु पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, होती है ना। लोहे को अगर बहुत दिन तक हम नम स्थिति में छोड़ देते हैं या खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उस पर लाल भूरी परत जम जाती है, तो उसे जैसे उसमें लोहे में जंग लग जाता है, उसी को कहते हैं हम संक्षारण। इसी प्रकार तांबे के बर्तन पर कुछ समय के बाद हरे रंग की परत जम जाती है, और चांदी के आभूषण तथा बर्तन कुछ समय के बाद काले रंग पड़ जाते हैं। ये सारे क्या है? सारे के सारे संक्षारण के एग्जाम्पल है। अतः जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वे संक्षारित होती है, इसलिए संक्षारण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो अब वे संक्षारित हो जाती है, इसलिए संक्षारण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। संक्षारण एक क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वे क्या हो जाती है? वे संक्षारित हो जाती है। ठीक है, संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है ना। लोहे में जंग लग जाता है तो लोहे का जो आकार है खराब हो जाता है, गल जाता है पूरा चीज। लोहे का संक्षारण सबसे अधिक गंभीर समस्या है। लोहे का संक्षारण एक सतत प्रक्रिया है। समय रहते यदि हम लोहा का संक्षारण रोका न जाए तो लोहा की पूर्ण वस्तु नष्ट हो जाती है। इसलिए लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर हम पेंट कर देते हैं ताकि सीधे वायु की एवं नमी से संपर्क में ना आए। ठीक है,
लोहे को बचाने के लिए उस पर हम क्या कर देते हैं, उस पर हम पेंट लगाते हैं। देखते हैं ना, पेंट लगाने से उस पर हम जंग नहीं लगता है, क्योंकि वह सीधा जो वायु है या नमी है उसके संपर्क से बाहर हो जाता है। वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा ही नहीं, जल से वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, करेगा नहीं तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, आगे देखिए, विकृत विकृत गंधिता। वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थ में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थ, समझ गए? आ गया? तेल से बने खाद्य पदार्थ या वसा से, जिसमें उपचयन की क्रिया होती है ना, तो वह उसका जो अरुचिकर गंध, जो हम ऐसी गंध जो हमें पसंद नहीं होती है, उसका वह उत्पन्न होता है, तो उसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। देखिए, वसा तथा तेल से बने भोजनों पर भी उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव पड़ता है। जब ऐसे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रहते हैं तो उपचयन की अभिक्रिया के कारण उसमें अरुचिकर गंध आ जाता है। उपचयन अभिक्रिया कैसे होता है? ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाता है, तो ऑक्सीजन ऐड हो जाता है जहाँ पर हवा बहुत देरी तक रहेगा तो खराब होगा कि नहीं होगा? हवा का ऐड होना मतलब योग होना, ऑक्सीजन का योग होना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो ऑक्सीजन जब खाद्य पदार्थों में जब ज़्यादा देरी तक रहता है तो उसको खराब कर देता है, गंध गंध आ जाता है उसमें, खराब मतलब महकने लगता है और उसका स्वाद भी खट्टा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए हो जाता है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा तथा तेल हवा से ऑक्सीजन द्वारा उपचयित हो जाता है। बताया ना, ऑक्सीजन से वो रिएक्शन कर देता है, जिससे नए उत्पादों में अरुचिकर गंध और स्वाद होता है। खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, अर्थात खाने योग्य नहीं होता है। इस स्थिति में विकृत गंधता या विषाय गंधता अर्थात भोजन का दुर्गंधित होना कहते हैं। क्लियर है? ये सब थ्योरी है, इसको ज़्यादा समझाने के लिए इसमें कुछ नहीं है। इसको आप खुद से पढ़ के बस याद करने वाली चीज़ें हैं सब, ये सब है। कैसे होता है, क्यों नहीं, कैसे उपचयित होता है, ये सब तो मैंने बता दिया, लेकिन अब थ्योरी आपको पढ़ना है खुद से। थ्योरी आपको अच्छे से, मतलब इसमें समझाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे देखिए, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया को कुछ समान विधि द्वारा मतलब प्रति उपचायक मतलब एंटीऑक्सीडेंट द्वारा रोका जा सकता है। जैसे ही एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन को जाने से रोकना, उसको ही कहते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के यूज से, प्रयोग करने से हम उपचयन की क्रिया को रोक सकते हैं, उपचयन की क्रिया को हम रोक सकते हैं। देखिए, सामान्य विधि क्या है? खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखना। देखते हैं ना, जब खाना बहुत ज़्यादा बन जाता है तो उसको बचाने के लिए, खराब ना हो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो खाना हमारा खराब ना हो, खाना हमारा खराब ना हो। वायु रोधी बर्तनों में रखकर, वैसा बर्तन जिसमें जो ऑक्सीजन को रोकता हो, ऑक्सीजन को रोकने वाला बर्तन, मतलब उसको बाहर से पैक कर दिए। प्रकाश से दूर रखकर, प्रकाश से दूर रखकर हम उसको बचा सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में निम्न ताप पर उच्च उपचयन की क्रिया मंद हो जाती है। रेफ्रिजरेटर में बहुत कम ताप होता है, बहुत कम मतलब टेम्परेचर उसका बहुत लो होता है उसमें ना, तो टेम्परेचर लो होता है तो उसमें ऑक्सीजन को वह रोक देता है। तो ऑक्सीजन को रोक देता है मतलब ऑक्सीजन को रोकना मतलब उपचयन नहीं होता है। और प्रकाश की अनुपस्थिति में भी उपचयन मंद होता है, क्योंकि प्रकाश की अनुपस्थिति में भी ऑक्सीजन मिलने लगता है, इसलिए खाद्य पदार्थ जल्द खराब नहीं होता है। ठीक है, देखिए, प्रति उपचाय के रूप में हम किसका यूज करते हैं? प्रति उपचाय के रूप में हम BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन का उपयोग करते हैं। ये दो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज करते हैं? तो दो एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, BHA और BHT। यह दोनों जो है ना, इन दोनों को हम एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज करते हैं, प्रति उपचायक के रूप में यूज करते हैं। कौन कौन को? BHA और BHT। देखिए, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब एग्जाम में 2 नंबर में। देखिए, एक क्वेश्चन क्या है, खाद्य पदार्थ वाले बर्तन या पैक्स से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को भर कर उपचयन की क्रिया को रोकी जाती है। यह एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन गैस को क्यों भरते हैं हम, खाद्य पदार्थ से हम ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस को क्यों भरते हैं हम। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है क्या, चिप्स बनाने वाले
चिप्स की प्लास्टिक थैली में से हवा मतलब ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? बताइए, यह क्वेश्चन पूछता है कि चिप्स में से हम ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं क्योंकि जिससे चिप्स का उपचयन नहीं होता। नाइट्रोजन गैस जो हम भरते हैं इसलिए क्योंकि उसमें चिप्स का उपचयन नहीं होता है और चिप्स का स्वाद जो है ना काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होता है। इसी प्रकार भोजन का पचना, श्वसन क्रिया आदि उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? चिप्स चिप्स में से हम ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? क्योंकि चिप्स से उपचयन नहीं होता। चिप्स में नाइट्रोजन भरने से उपचयन की क्रिया नहीं होती है और बहुत दिन तक खराब नहीं होता चिप्स। ठीक है, अब देखिए दहन। दहन मतलब कंबसन। दहन का अर्थ है जलना। जो पदार्थ जलते हैं उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं और जो पदार्थ नहीं जलते हैं उसे अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जो जलता है उसको हम दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं, जो जलता नहीं है उसको अदहनशील या अज्वलनशील कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन, सल्फर, मैग्नीशियम, मोमबत्ती, लकड़ी इत्यादि दहनशील पदार्थ है और ईंट, पत्थर, बालू ये सब जलता नहीं है इसलिए इसको अदहनशील पदार्थ कहते हैं। किसी पदार्थ को जलने के लिए ताप की आवश्यकता होती है। ताप जरूरी है जलाने के लिए। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप कहते हैं, मतलब इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। मतलब अगर लकड़ी या मतलब जैसे कार्बन, सल्फर, मैग्नीशियम या जिस ताप पर जलना शुरू करता है, कोई भी पदार्थ जिस ताप पर जलना जस्ट स्टार्ट करता है, जैसे ही स्टार्ट कर दिया जलना, तो उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ज्वलन ताप पदार्थ की प्रकृति एवं उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। ज्वलन ताप से कम ताप पर कोई पदार्थ नहीं जलेगा। अगर ज्वलन ताप मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस पर जलना स्टार्ट कर देता है, मतलब तो 2 डिग्री सेल्सियस से अगर कम रहेगा तो वह जलेगा ही नहीं, उसे ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, जलने की क्रिया का दूसरा कारक दहन का पोषक पदार्थ होते हैं। जलने की दूसरा कारक क्या है? दहन के पोषक पदार्थ होते हैं जो पदार्थ को जलाने में सहायता करते हैं। दहन के पोषक कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं। यदि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढक दिया जाए तो वह बुझ जाती है ना, क्योंकि उसमें दहन का पोषक मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलता है। अगर हम जलती हुई मोमबत्ती को अगर हम ढक दिए तो वह बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और ऑक्सीजन का पोषक होता है, मतलब दहन का पोषक कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। वायु, नाइट्रोजन, क्लोरीन इत्यादि दहन के पोषक पदार्थ हैं। दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे देखिए इसमें एग्जांपल, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश निकाल रहा है। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है और ऊष्मा और प्रकाश निकाल रहा है। वैसे ही ये सारे एग्जाम्पल वही है। ठीक है, आगे देखिए। दहन एक ऊष्माक्षेपी और उपचयन अभिक्रिया है। दहन एक ऊष्माक्षेपी कैसे? क्योंकि इसमें ऊष्मा निकल रहा है और कार्बन में ऑक्सीजन मिल रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन मिल रहा है मतलब यह उपचयन हो रहा है और उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकल रहा है। तो ऊष्मा निकलना मतलब ऊष्माक्षेपी और कार्बन में ऑक्सीजन का वृद्धि होना मतलब उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, सभी दहन की क्रिया उपचयन अभिक्रिया है, लेकिन सभी उपचयन की क्रिया दहन की क्रिया नहीं होती है। सही है, क्योंकि सभी उपचयन अभिक्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं निकलता है, यह भी क्लियर है। सभी दहन की क्रिया जो होती है, ये सारी की सारी दहन की क्रिया, इसमें ऊष्मा निकल रही है और सब में ऑक्सीजन दहन के लिए हमें ऑक्सीजन लगाना जरूरी होता है। तो ऑक्सीजन देना जरूरी है मतलब उपचयन देना जरूरी, उपचयन अभिक्रिया होगा ही होगा। तो सारी की सारी दहन अभिक्रिया में उपचयन की अभिक्रिया होती है, लेकिन सभी की सभी उपचयन अभिक्रिया दहन की अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि हर केस में जरूरी थोड़ी है कि उपचयन मतलब ऊष्मा निकलता है या प्रकाश उत्पन्न होता है, नहीं होता है ना, तो उसको हम नहीं कहते हैं। उपचयन की क्रिया में हमारा हाइड्रोजन का ह्रास भी होता है। जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन योगी हो रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास भी तो होता है। तो हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है तो वो भी तो उपचयन अभिक्रिया है। तो उस केस में तो हम नहीं कहेंगे ना कि दहन हो रहा है हमारा। ठीक है, आगे देखिए। यह समझाने के लिए था थोड़ा, यह एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
बल्ब का जलना दहन की क्रिया नहीं है। हाँ, बल्ब का जलना दहन की क्रिया नहीं है, क्योंकि उसमें ऊष्मा निकलता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता। जबकि इसमें प्रकाश एवं ऊष्मा दोनों उत्पन्न होता है, लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि बल्ब के फिलामेंट के जलने से कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। इसका कारण है कि बल्ब के फिलामेंट के जलने से कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब वह दहन की क्रिया नहीं हो रही है, मतलब वह अभिक्रिया ही नहीं हो रही है। दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है? दहनशील पदार्थ होना चाहिए, जैसे जैसे कोई पदार्थ, वैसे पदार्थ जो जलता हो, जलने के लिए हो। दहन के पोषक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन हो गया, और ज्वलन ताप की प्राप्ति, मतलब मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए जिसपे वह जलना स्टार्ट करता है। ये 3 चीज़ याद रखना आप लोग। एक पदार्थ होना चाहिए, और एक ऑक्सीजन होना चाहिए, और एक ज्वलन ताप की प्राप्ति, मतलब वह मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पर वह जलना स्टार्ट करता है। मिनिमम टेम्परेचर मतलब कम से कम तापमान जहाँ पर कोई वस्तु जलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ज्वलन ताप की प्राप्ति। यहाँ पर हमने देखा था ना, ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, वही कह रहा है यहाँ पर ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। जब किसी दहनशील पदार्थ को जलाया जाता है तो लौ की ज्वाला उत्पन्न होती है, क्योंकि दहनशील ठोस या तरल पदार्थ ऊष्मा पाकर वाष्प में परिणत हो जाते हैं, और वाष्प अवस्था में जलने पर ज्वाला उत्पन्न होता है। जब वाष्पशील पदार्थ का जलना समाप्त हो जाता है, तब ज्वाला का बनना भी समाप्त हो जाता है। पत्थर कोयला को जलाने पर जब तक उसमें उपस्थित वाष्पशील पदार्थ जलते हैं, तब तक थोड़ी थोड़ी ज्वाला के साथ साथ जलता है। वाष्पशील पदार्थ समाप्त हो जाने पर पत्थर कोयला बिना ज्वाला के काफ़ी देर तक जलते रहते हैं। ठीक है, ये सारे थ्योरी ये सब पढ़ लीजिएगा। ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलता है। दहन में ज्वाला तब तक उत्पन्न है जब दहनशील पदार्थ और दहन का पोषक पदार्थ दोनों गैसीय अवस्था में रहते हैं। देखिए, ज्वाला के मुख्यतः 4 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। हाँ, ये 4 चीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा। ब्लू जोन, ब्लैक जोन, लूमिनस जोन और नॉन लूमिनस जोन। देखिए, मोमबत्ती ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। यह मोम का बना होता है, जिसके बीच एक धागा पिरोया है। इसको अच्छे से समझिए। देखिए, इसको देखिए, फिगर देख रहे हैं ना आप? इसके सबसे ऊपर का जो पार्ट है ना, इसको हम अदीप्त क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर हमें दहन का मोम पूर्ण दहन होता है। अदीप्त जो क्षेत्र है ना, ये अदीप्त जो क्षेत्र है, यहाँ पर पूर्ण रूप से दहन होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मिलता है। यहाँ पर मेरा जो ऊपर वाला जो केस है, यहाँ पर ऑक्सीजन मेरा पर्याप्त रूप से मिलता है, जिससे मोम का जो पूर्ण दहन होता है। इस क्षेत्र में ज्वाला का ताप सबसे अधिक होता है, और प्रकाश भी बहुत कम निकलता है। इस क्षेत्र में ज्वाला का ताप जो होता है बहुत सबसे ज़्यादा होता है अदीप्त क्षेत्र में, और प्रकाश भी बहुत निकलता है। और ये देखिए, दीप्त क्षेत्र, इसमें जो था ना, थोड़ा अपूर्ण अपूर्ण होता है। मोम के अपूर्ण दहन का क्षेत्र है ये, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का पर्याप्त नहीं मिलता है, और यहाँ कार्बन के अर्ध जले कण के साथ ऊपर उठकर ऊष्मा पाकर चमकने लगता है। यह दीप्त क्षेत्र है ना, यह अपूर्ण तरीके से जलता दहन होता है यहाँ पर। और इस क्षेत्र को ज्वाला का ताप मध्यम होता है। इसमें दीप्त क्षेत्र में ज्वाला का जो ताप होता है मध्यम होता है, अदीप्त क्षेत्र में मैक्सिमम होता है। और अब देखिए, काला क्षेत्र क्या होता है? धागे का ऊपरी भाग जहाँ मोम ऑक्सीजन के संपर्क में होता है, उसे हम काले क्षेत्र या काले रंग का क्षेत्र होता है। यहाँ मोम के बिना जले हुए कार्बन कण होते हैं। यहाँ जो काला क्षेत्र है ना, यहाँ मोम के बिना जले हुए कार्बन कण होते हैं। और नीला क्षेत्र जहाँ है, वहाँ पर क्या होता है? जब मोम ऊष्मा पाकर वाष्प के रूप में धागा को घेरे रहता है, तो वह भाग नीला क्षेत्र कहलाता है। यहाँ दहन की क्रिया नहीं होती। ये जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं ना, सबसे नीचे नीला क्षेत्र, यहाँ पर हमारा सबसे नीचे जो पार्ट है नीला क्षेत्र, वहाँ पर दहन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, इस क्षेत्र में माचिस की तिल्ली रखी जाए तो वह नहीं जल पाता है। अगर इस क्षेत्र में हम माचिस की तिल्ली रखेंगे ना, इस क्षेत्र में, नीला क्षेत्र में, तो वह जलेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए, खाना बनाने के उपयोग में आने वाली सामान्य गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस
यह एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण है। ये सारे किसके मिश्रण है? एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन को हम अच्छे तरीके से हम कार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इसका मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन है। ये जो पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन होता है। C4H10, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C4H10। एलपीजी प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम के प्रभाजी अवसन से प्राप्त किया जाता है। उच्च दाब पर ये आसानी से द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, जिसे लोहे के सिलेंडरों में भरकर उपभोक्ताओं को जलाने के लिए दिया जाता है। सिलेंडर का वाल्व खोलने पर दाब घट जाता है, जिससे द्रव वाष्पित होकर गैस रूप में बाहर निकलने लगता है। यह नीली लौ के साथ जलता है। जो सिलेंडर है ना, वह नीली लौ के साथ जलता है और 1 ग्राम एलपीजी को जलाने के लिए लगभग 55 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम एलपीजी के लिए 55 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। गैस का रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें तीव्र गंध वाली एथिल मरकैप्टन C2H5SH, एथिल मरकैप्टन का रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा। C2H5SH थोड़ी मात्रा में मिला दी जाती है ताकि गैस का रिसाव होने पर तुरंत पता चल जाए। यदि गैस का रिसाव होता है तो तुरंत सिलेंडर को खुले स्थान में ले जाना चाहिए और इसकी सूचना गैस एजेंट को तुरंत देनी चाहिए। ये सब थ्योरी पार्ट है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी इसको खत्म कवर किया हूँ। इसको आप एक बार दोबारा पढ़िएगा ना, बुक पढ़िएगा या मेरा नोट्स पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नोट्स आपको चाहिए तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको सबको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है, यह चैप्टर आपका खत्म होता है। 4 लेक्चर लगे इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसको अलग से एक वीडियो बना के वह चीज़ आपको समझा दूंगा। कोई भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो आप बेझिझक कमेंट कर दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि होता है ऐसे, सबको एक बार में समझ में नहीं आती है। ऐसे मतलब किसी किसी को टाइम लगता है, जल्दी जल्दी नहीं समझ में आता किसी किसी को, या मतलब मैंने किसी टॉपिक पे मैंने थोड़ा ज़्यादा मतलब कम टाइम दिया हूँ तो समझ में नहीं आया होगा, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस टॉपिक को अलग से एक वीडियो बना के उस पर अलग से ज़्यादा टाइम देकर उसको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।